नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से पैसा निकालने को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया में बहस हो रही है। इस बहस में एक पुरानी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। फिर इस समय क्या फैसले हुए, सरकार का दावा क्या है, लोगों के सवाल क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। क्या आपको याद है कि 2016-17 के बजट में मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पैसा निकालने पर टैक्स लगेगा। तो ईपीएफओ के पैसे पर टैक्स लगाने का आइडिया एक बार मोदी सरकार को आ चुका है। इसी के साथ उस समय दो और बदलाव किए गए थे। रिटायरमेंट से पहले 50% ही पैसा निकाल सकते थे और जो कंपनी का हिस्सा है वो 58 साल की उम्र के बाद निकाला जा सकता था। इस फैसले को 2 महीने के भीतर मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। उस समय भी इसी तरह की दलीलें दी जा रही थी कि हम पेंशन युक्त समाज बनाना चाहते हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली कह रहे थे कि हम नहीं चाहते कि लोग पूरा पैसा निकाल लें, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं। तब वित्त मंत्री काफी अच्छे से समझा रहे थे। जाहिर है दिल्ली का गोदी मीडिया बहुत अच्छे से समझ जा रहा था और चुप हो जा रहा था। लेकिन बेंगलुरु की गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं को यह गेम समझ आ गया। नए नियम से इतनी नाराज हो गईं कि सड़क पर उतर गईं और आंदोलन हिंसक हो गया। महिलाओं ने बेंगलुरु स्थित ईपीएफओ के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी। ईपीएफओ के स्टाफ को भागकर बेसमेंट में और छतों पर छिपना पड़ा। इतना गुस्सा था। दिल्ली हैरान थी कि मार्च का फैसला है, आंदोलन अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में हो रहा है, वह भी बिना किसी नेतृत्व या संगठन के महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। क्यों हुआ ऐसा? गारमेंट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के पास अक्सर वक्त नहीं होता, तो उन्हें यह खबर देर से पता लगी। इंडियन एक्सप्रेस ने जब आंदोलन के कारणों की पड़ताल की तो पाया कि 16 अप्रैल को विजय कर्नाटका अखबार में एक रिपोर्ट छप गई कि अगर अप्रैल खत्म होने से पहले कर्मचारियों ने ईपीएफ के लिए अप्लाई नहीं किया तो 1 मई से नई नीति लागू हो जाएगी और वे सिर्फ 50% पैसा निकाल पाएंगे। कई महिलाएं सोचने लगीं कि नौकरी छोड़कर ईपीएफओ का पैसा निकाल लेते हैं। बेटी की शादी करनी है, फीस भी भरनी है, इलाज का खर्चा है। फैक्ट्री के मालिकों को भी चिंता हो गई कि मास स्केल पर पैसा निकालने के लिए महिला कर्मचारी कहीं छुट्टी ना लेने लग जाएं और नौकरियां ना छोड़ दें, जिससे पूरी की पूरी इंडस्ट्री ठप हो सकती थी। तो महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार की सांस फूल गई। 1 महीने के भीतर यह फैसला वापस लेना पड़ा। सबसे पहले आज अगर ईपीएफओ से पैसा निकालने पर टैक्स नहीं लगता है तो आप सभी को बेंगलुरु की महिला मजदूरों का शुक्रगुजार होना चाहिए। उनका ही गुस्सा था कि सरकार दोबारा हिम्मत नहीं कर पाई ईपीएफओ के पैसे पर टैक्स लगाने की। इसका उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि कई बार सरकार के फैसले को समझने में वक्त लग जाता है। इस बीच सरकार का ही पक्ष हर जगह छपता है कि सब तो सही है, उसका फैसला लोगों की भलाई के लिए ही है, लेकिन होता कुछ और है। जैसे नोटबंदी के समय आपको याद होगा, ट्विटर पर जिस तरह से लोग सवाल पूछ रहे हैं और ईपीएफओ की तरफ से जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है, उसी को देखते हुए 2016 की घटना याद आ गई, क्योंकि इस बार चर्चा ट्विटर पर है। अच्छी बात है, लोग पूछ रहे हैं और ईपीएफओ की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। सवाल और जवाब को पढ़ते हुए लगा कि लोग सरकार पर इस मामले में भरोसा नहीं करते कि वह लंबे समय तक सामाजिक सुरक्षा देने की चिंता कर रही है और यह सब कर रही है। इसीलिए जरा सी छेड़छाड़ होने पर लोग बेचैन हो गए हैं। सरकार का पक्ष अगर सही भी है तो उसे समझने में समय लगेगा। 13 अक्टूबर को श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले ईपीएफओ की बैठक हुई। श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। इसके अनुसार मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। पहले अलग अलग जरूरतों के लिए सेवा अवधि अलग अलग थी,
जैसे घर बनाने से जुड़े खर्च के लिए 5 साल का सर्विस पीरियड होता था, शादी के लिए 7 साल, सेहत के लिए कोई सर्विस पीरियड नहीं था। मगर अब इन सबको 1 साल कर दिया गया है। ईपीएफओ ने पुरानी 13 श्रेणियों को खत्म कर केवल 3 कैटेगरी में आंशिक निकासी के नियम बनाए हैं। बीमारी, शिक्षा, शादी, मकान से जुड़े खर्चे और विशेष परिस्थितियों में सदस्य अपने पीएफ खाते में मौजूद पूरी राशि निकाल सकेंगे। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा शामिल होगा। पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। अब इसे लेकर बहस छिड़ गई है कि अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आप 12 महीने तक अपने खाते से पूरी राशि नहीं निकाल सकते। पूरी राशि निकालने के लिए 1 साल तक इंतजार करना होगा। मौजूदा नियम के तहत 2 महीने में सारी राशि निकाली जा सकती है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। नए नियम के तहत नौकरी छोड़ने के बाद के पहले साल आप 75% राशि ही निकाल सकते, 25% खाते में रखनी होगी। ईपीएफओ का जो हिस्सा पेंशन फंड का होता है उससे आप नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद ही निकाल सकते हैं, जबकि पुराने नियम के अनुसार आप 2 महीने में निकाल सकते थे। इसके अलावा सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहेगी। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के प्रेस नोट में लिखा है, इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन ईपीएफओ में बदलाव के नए फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को लगता है नए नियमों से ईपीएफओ के पैसे से लोगों का अधिकार चला गया है, तब सेफ्टी नेट के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग जानते हैं, नौकरी को लेकर अनिश्चितता बढ़ जाती है। टैक्स से लेकर फाइनेंस की कंपनियों में हजारों की संख्या में दनादन नौकरियां जा रही हैं। सरकार कुछ भी दावा कर ले, लेकिन जो बाजार में नौकरी ढूंढ रहा है और लिंक्डइन पर कई 100 एप्लीकेशन भेज रहा है, वो जानता है कि बाजार में नौकरी मिलनी कितनी मुश्किल हो गई है। लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने बचत इसलिए की ताकि बुरे दिनों में काम आए। अब अगर नौकरी जाने के बाद पूरे पैसे नहीं निकाल पाएंगे तो उन्हें कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अपने ही बचत खाते का इस्तेमाल करना लग्जरी हो गया है? जो कर्मचारी का अधिकार होना चाहिए, क्या उसे विशेषाधिकार में बदल दिया गया है? लोगों का कहना है ईपीएफओ में हुए बदलाव से उनका अपने पैसे के ऊपर से कंट्रोल चला जाएगा। नौकरी छिन जाने के बाद भी अगर वे अपने पैसे को अपने अनुसार खर्च नहीं कर सकेंगे तो फिर बेरोजगारी के उन महीनों में क्या करेंगे जब आमदनी का कोई और स्रोत नहीं रहेगा। अगर जरूरतवश किसी को अपने खाते से सारे पैसे निकालने हैं तो क्या उसे 1 साल तक बेरोजगार रहना होगा? नौकरी चली जाए तो ईएमआई का पैसा चुकाने के लिए आप अपने 1/4 पैसे को हाथ नहीं लगा सकेंगे। पेंशन फंड पर 3 साल का पहरा लगाने का क्या तर्क हो सकता है? लोगों ने यह भी पूछा है, ये उनकी मेहनत की कमाई की खुली लूट है। किसी ने लिखा है, पहले जबरदस्ती ईपीएफओ के तहत पैसा सेव करवाया जाता है और नए नियम के हिसाब से जब असल में पैसे की जरूरत होगी तो आपके पैसे को लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसे संस्थान में काम करते हैं जहां 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं और आपकी बेसिक सैलरी डीए मिलाकर 15,000 या उससे कम है तो आपको ईपीएफ में रजिस्टर होना पड़ता है। 7 करोड़ लोग ईपीएफओ में शामिल हैं। 7 करोड़। पता चलता है संगठित क्षेत्र में कमाई का क्या हाल है। इसमें जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता और जमा पैसा पेंशन के काम आता है। पेंशन की राशि बहुत कम होती है, इसलिए लोग रिटायर होने या बच्चों की शादी और पढ़ाई के वक्त पैसा निकालते हैं, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता। उनके हाथ में ज्यादा पैसा आता है, इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है।
जब अरुण जेटली ने कंपनी के हिस्से को 58 साल के बाद निकालने का नियम बनाया था, तब भी यही दलील दे रहे थे। लोग अपनी बचत नहीं करते, खर्च कर देते हैं, इसलिए रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि कुछ पैसा उनके अकाउंट में रहे। इस बार भी कुछ ऐसी दलील दी जा रही है कि पेंशन फंड में 25% राशि को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि लोग सावधानी से सेविंग नहीं करते, पैसा उड़ा देते हैं, इसलिए सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए यह प्रावधान लेकर आई है। मगर क्या यह तर्क संगत है? इस तर्क से तो ऑनलाइन गेमिंग बहुत पहले बैन हो जानी चाहिए थी। इस तर्क से आप लोगों को लोन भी कम दीजिए, कम लेने दीजिए, उन पर ईएमआई का बोझ आएगा ही नहीं। किसकी कितनी आय है यही देखकर फोन खरीदने दीजिए। पर्याप्त सेविंग नहीं है तो घर मत लेने दीजिए। और अगर लोगों की पेंशन की इतनी चिंता है तो एक काम कीजिए, पूर्व उपराष्ट्रपति को आप 3-3 पेंशन क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के कारण जगदीप धनखड़ को 2 लाख की पेंशन मिल रही है। ये सांसद भी रहे तो सांसदी की पेंशन मिलेगी, विधायक भी रहे तो विधायकी की पेंशन मिलेगी। करीब 2.25 लाख रुपए हर माह इन्हें पेंशन मिलेगी। आम जनता से सरकार कहती है उसे बचत की आदत नहीं, इसलिए जबरदस्ती पैसा रखना होगा ताकि पेंशन मिले। लेकिन यहां जगदीप धनखड़ के केस में लग रहा है इन्हें पेंशन मिले इसलिए 3-3 पेंशन जबरदस्ती दी जा रही है। लीजिए, कोई इस अन्याय को कैसे सही ठहरा सकता है? वो भी नहीं जो पद पर रहते हुए राष्ट्रवाद की बातें किया करते थे, लेकिन जैसे ही 3-3 पेंशन मिली लपक कर झपट लिए। नियम है तो नियमों का विरोध भी तो कर सकते थे। जगदीप धनखड़ को 3-3 पेंशन मिल रही है, 2.25 लाख महीने की पेंशन। क्या आप जानते हैं कि ईपीएफओ से कितनी पेंशन मिलती है? ईपीएस 95 के तहत आधे से अधिक लोगों को एक महीने की पेंशन 1500 रुपए से कम मिलती है। 49 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें 1500 रुपए से कम की राशि मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है। 6000 से अधिक पेंशन सिर्फ 0.65% लोगों को मिल रही है। जाहिर है लोग ईपीएफओ का महत्व पेंशन के लिए कम देखते हैं, टैक्स फ्री पैसे के लिए ज्यादा, ब्याज दरों के लिए ज्यादा देखते हैं। 1500 की पेंशन में क्या होगा, कोई बता सकता है? अगर सरकार लोगों की चिंता कर रही होती तो इसे बढ़ा देती। बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाल दिए गए। टैक्स देने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी तो बढ़ा सकते थे। वोट के लिए बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपया महीना दे रहे हैं और जो 58 साल काम करता है उसकी पेंशन 1500। एक दलील यह दी जा रही है नौकरी जाने के बाद 36 महीने तक निकासी पर रोक इसलिए है ताकि आपको पेंशन अकाउंट से बीमा का कवर मिलता रहे। पेंशन 1500 की वो दलील नहीं टिक पा रही तो अब बीमा का सहारा लिया जा रहा है। यह भी तय करने का अधिकार कर्मचारी को मिलना चाहिए। अगर उसके पास पहले से बीमा है जिसका प्रीमियम भर रहा है, हो सकता है नौकरी जाने के बाद उसी प्रीमियम को भरने के लिए ईपीएफओ के पैसे की जरूरत पड़ जाए, तब क्यों नहीं उसे तुरंत निकालने की छूट मिलनी चाहिए। साफ है 25% पेंशन फंड को 58 साल तक के लिए रोकने की दलील में बहुत दम नजर नहीं आता। यह इतनी बड़ी राशि नहीं जिसके लिए सरकार लोगों को मजबूर कर सके कि आपके सम्मान के लिए हम कर रहे हैं। लोग पेंशन के लिए कम, टैक्स छूट और ब्याज दर के लिए ईपीएफओ में पैसे रखते हैं। यही आकर्षण का मुख्य कारण है। क्या 1500 रुपए मासिक पेंशन से किसी की आत्मसम्मान की रक्षा हो सकती है? लोग इन बातों से संतुष्ट नहीं हो पा रहे। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर, डीएमके सांसद कनिमोई, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया है। तृणमूल सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर लिखा है,